Hello, welcome students. Class 12, lesson 1, lecture 13. वैद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, E इज इक्वल टू वेक्टर E। और यदि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप जानते हैं कूलॉम लॉ में जो फोर्स होता है वो किसका फंक्शन होता है, डिस्टेंस का फंक्शन होता है एफ आर। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्टेंस का फंक्शन मान सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ई आर वेक्टर ई आर इक्वल टू वेक्टर एफ आर अपॉन क्यू। यहाँ पे आप देख रहे हो कि Q तो एक अननोन, एक सिंपल वैल्यू है कि इसके पास चार्ज है। चार्ज की ना अपनी कोई डायरेक्शन होती है, केवल क्या होता है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। उसी तरीके से तो यहाँ वेक्टर कौन है, F है। तो जो F की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, E की डायरेक्शन होगी, क्योंकि इस साइड में कोई दूसरा वेक्टर है नहीं। आप क्या करें, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देते हो कि किसी आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो एकांक धन आवेश की बात तो हम क्लियर कर लेते हैं कि जो दूसरा आवेश है वो क्या है, यूनिट है और पॉजिटिव है। यूनिट से मतलब नहीं, यहाँ हमारा कंसेप्ट क्या है, वो पॉजिटिव है। तो हमारे चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो प्लस क्यू हो सकता है, हमारा जो बेसिक चार्ज है, तो उसे जो स्टेबल चार्ज है इसलिए उसे किससे लिखते हैं, कैपिटल क्यू से। और दूसरा वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एक जगह हमारा वो चार्ज प्लस क्यू हो सकता है और दूसरी कंडीशन में हमारा चार्ज माइनस क्यू भी हो सकता है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक अपना r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे हमारा यूनिट चार्ज है जिसे हम प्लस क्यू लिख रहे हैं। और ठीक ये हमारा फिगर फर्स्ट है और ये फिगर सेकंड। यहाँ से r डिस्टेंस पे हमारा यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज प्लस क्यू है। देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये तो स्टेबल है। मोशन किस में होगा, प्लस क्यू, स्मॉल प्लस क्यू में। तो किधर रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों प्लस है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर होगी, ये है हमारी फोर्स की डायरेक्शन। और फोर्स की डायरेक्शन ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जबकि यहाँ पे हमारा स्टेबल चार्ज क्या है, निगेटिव है, और यूनिट चार्ज पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, स्टेबल वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, ये डायरेक्ट इस लाइन में अपनी ओर
खींचेगा कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे एफ आर यही है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो किसकी डायरेक्शन है, ई आर। तो आप देख रहे हो कि जब हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उससे बाहर की ओर, मतलब ये लाइन किधर जा रही है, उससे बाहर की ओर। और जब हमारा स्टेबल चार्ज, जब हमारा चार्ज निगेटिव है, बार बार स्टेबल वर्ड का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे स्टेबल मान रहे हैं। तो जब हमारा चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन किधर है, चार्ज की ओर, यानी अंदर की ओर। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होती हैं। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, चार्ज से बाहर की ओर, और यदि चार्ज नेगेटिव है तो चार्ज पे अंदर की ओर। हम अपने चार्ज को यदि स्फेरिकल माने, गोल माने, तो और यहाँ पे एक स्पर्शी खींचें तो ये एंगल हमें मिलता है कितना, 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे यदि हम अपने चार्ज को स्फेरिकल अज्यूम करते हुए एक टेंजेंट स्पर्शी ड्रॉ करें तो ये एंगल कितना मिलेगा, 90 अंश। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, आवेश से लंबवत बाहर की ओर यदि धनात्मक है और आवेश पर लंबवत अंदर की ओर यदि आवेश ऋणात्मक है। तो आप हेडिंग डाल दें वैद्युत क्षेत्र की दिशा और लिखें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों की अलग अलग स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं। डैश नीचे लाइन में पहला, धनात्मक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से लंबवत बाहर की ओर होती है। पूर्ण विराम। एक चित्र बना लीजिए। तो ये आपका मान लीजिए धनात्मक आवेश है, यहाँ लिख सकते हैं आप Q। ये धनात्मक है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। किसकी दिशा है, E की दिशा है। इसके नीचे फिगर बना दें और नीचे दूसरे आप पॉइंट लिखें। लिखिए ऋणात्मक आवेश की स्थिति में, ऋणात्मक आवेश की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश पर लंबवत अंदर की ओर होती है। दूसरा चित्र बना दें। तो ये दो दिशाएं हैं, प्लस Q, यदि ये माइनस Q है चार्ज, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी E। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक और टॉपिक देख लेते हैं इसी वीडियो में। वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लिखें इसमें।
देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी आवेश के परितः किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई धनावेश है, पहले लिख लीजिए, कुछ चीजें और लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल नीचे आप लिख लीजिए कि लिखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला लिखिए ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। पूर्ण विराम। नीचे दूसरा, ये रेखाएं आवेश से लंबवत निकलती हैं तथा ये रेखाएं धनावेश से लंबवत निकलती हैं तथा ऋणावेश में लंबवत प्रवेश करती हैं। पूर्ण विराम। तीसरा, एकल आवेश की स्थिति में ये रेखाएं धनावेश से निकल के अनंत की ओर जाती हैं तथा ऋणावेश की स्थिति में अनंत से आवेश पर आती हुई प्रतीत होती हैं। चौथी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी आवेश से निकलने वाली दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती। अगला पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बस इतने पॉइंट पर्याप्त हैं। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि सबको एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक धनावेश है प्लस क्यू और एक ऋणावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? धनावेश से लंबवत निकलती हुई ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। लंबवत निकलने का मतलब ये अब ऐसे नहीं जा सकती, ये अपने सतह से कैसे निकलेगी? लंबवत निकलेगी और इस सतह में भी लंबवत ही प्रवेश करेगी। यहां से निकल रही है तो यहां पे जाना है, तो ऐसा नहीं कि सीधे चले जाएगी, अपनी सतह से लंबवत निकलेगी और इस घूमते हुए इस सतह पे लंबवत प्रवेश करेगी। इसी प्रकार नीचे भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये रेखाएं धनात्मक से निकल के ऋणात्मक में, धनात्मक आवेश से निकल के ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं। तो ये लंबवत ही निकल रही हैं और यहाँ पे ये रेखाएं लंबवत प्रवेश कर रही हैं। ठीक, ऐसी कई रेखाएं हो सकती हैं, हम चित्र में केवल कुछ ही रेखाएं दिखा रहे हैं। ये चित्र आप बना लें, चित्र का नाम लिख लीजिए। विपरीत आवेश समूह के कारण समूह से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। एक चीज स्पष्ट करें, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वास्तव में दो आवेशों के बीच ऐसी कोई रेखाएं नहीं पाई जाती।
ठीक है, इसे आप बना लीजिए, मिटा दिया जाए। दूसरी स्थिति यह है कि मान लीजिए एकल आवेश की बात की हमने कि एक केवल धनावेश है, उसके बगल में कोई ऋणावेश है ही नहीं, तब यहाँ से निकलती हुई रेखाएं कहाँ जाएंगी? तो उसका जवाब ये होता है कि ये निकल के अनंत की ओर अग्रसर हो जाएंगी। तो ऐसे डॉट 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 बना देते हैं जो बताता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, अनंत की ओर जा रही है, ठीक है। और वहीं यदि एकल आवेश ऋणात्मक है तो ये रेखाएं क्या होंगी, अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। 3 पॉइंट आपने समझ लिया। एक पॉइंट और समझ लीजिए, मान लीजिए ये दो आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। यहाँ पे एक ऐसी क्षेत्र रेखा है और यहाँ पे आपको कोई पॉइंट P दिया गया, पूछा गया कि P पे बल की दिशा क्या है, तो कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ पे एक स्पर्शी खींच दें और ये स्पर्शी ही आपको यहाँ पे क्या बताएगी, बल की दिशा बताएगी और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा बताएगी। अब एक बात और कही गई कि एक ही आवेश से निकली दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, नहीं काट सकती। मान लीजिए काट रही है, मान लीजिए यहां से एक और रेखा निकली जो इसको इस बिंदु पे काट देगी, ठीक है, ऐसे काट दी। तो यहां पे एक और स्पर्शी खींचे, ये बल की दिशा F1 और ये बल की दिशा F2। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता ना कि एक ही आवेश किसी बिंदु पर दो दिशा में बल लगाए, ठीक है। एक आवेश किसी बिंदु पर एक ही दिशा में बल लगा सकता है, दो दिशा में बल नहीं लगा सकता, ठीक है। आप अपने एक हाथ से किसी आदमी को या तो खींच सकते हैं या किसी पत्थर को, मैं इस डस्टर को या तो अपने ओर खींच सकता हूं या ढकेल सकता हूं एक साथ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही साथ ही मेरे पास है और दूर भी जाए, एक ही डस्टर है, तो या तो मैं इसे अपने पास खींचूं या दूर ढकेलूं। आप किसी आदमी को अपने पास खींचिए या दूर ढकेलिए। तो एक बल का एक कारक एक साथ एक ही दिशा में बल लगा सकता है। तो एक आवेश किसी बिंदु पर एक ही दिशा में एक साथ बल लगा सकता है, दो दिशा में बल नहीं लगा सकता। तो यदि ये काटती हैं, यदि ये काटती तो इसका मतलब क्या होता कि एक साथ दो दिशा में बल लग रहा है, जो कि नहीं हो सकता। इसलिए हम ऐसा मानते हैं और ऐसा होता भी है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। किसी एक आवेश से निकली हुई, दो आवेश से निकली हुई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, ठीक है। धन्यवाद। कुछ ये जो लास्ट टॉपिक है प्रतिच्छेदन वाला, इसमें कुछ और इमेज हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आए और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में अभी तक हमने वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में देखा। इसके बाद हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे और द्विध्रुव के बाद हम गॉस लॉ पे आएंगे। कुछ किताबों में आप देखते होंगे कि गॉस लॉ को अलग चैप्टर के रूप में दिखाया जाता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं, ठीक। धन्यवाद।